हेलो बच्चों, अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 10 में ये दो प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों का जो सूत्र है बच्चों, वह केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में दिया गया है। जरा लेक्चर नंबर 5 एक बार जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का हल। पहले प्रश्न क्या है? गैसीय अक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है। अक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का प्रश्न अभी तक हम हल नहीं किए थे। हालांकि इसका सूत्र लेक्चर नंबर 5 में दे दिया गया है। तो चलिए एक बार इसको समझने और हल करने की कोशिश करें। लिखेंगे प्रश्नानुसार गैसीय अक्रिया का मतलब होता है बच्चों जिसमें अभिकारी पदार्थ और उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में हों। और इस दशा में बच्चों यहां हम अभिकारक के मोलर सांद्रता का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उनके पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब का प्रयोग करेंगे या उससे आगे बढ़ करके उसके आयतन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? गैसीय क्रिया के वेग को आधा किया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग R1 इक्वल टू मान लेते हैं R है। लेट आधा किया जा रहा है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग R2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R/2। जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है तो आयतन यानी प्रारंभिक आयतन, पात्र का प्रारंभिक आयतन को भी V1 इक्वल टू हम V मान लेते हैं। लेट तो अंतिम आयतन फाइनल वॉल्यूम V2 इक्वल टू बच्चों क्या दिया है? दुगुना किया जाता है यानी 2V हो जाएगा। अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोट N इक्वल टू क्या, ये ज्ञात करना है। बच्चों देखिए इसमें कितने अभिकारी पदार्थ हैं ये जिक्र नहीं किया गया है, तो हम एक अभिकारी पदार्थ मानकर पहले उसका वेग समीकरण लिखेंगे। यदि गैसीय अभिक्रिया A gives product का वेग समीकरण R इक्वल टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ पावर N। मान लीजिए यह है तो मोलर कंसेंट्रेशन के रूप में है, मोलर सांद्रता या सांद्रता के पदों में है। बच्चों अब इसको हम चेंज करेंगे पार्शियल प्रेशर में। कैसे चेंज करेंगे? गैसीय अभिकारक हो या उत्पाद हो, गैसीय पदार्थों का जो आंशिक दाब होता है बच्चों, गैसीय पदार्थों का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कंसेंट्रेशन के। प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ये होता है। गैसीय पदार्थों का आंशिक दाब उनके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो बच्चों इसके जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ये बराबर हो जाएगा K पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर N। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है बच्चों, जरा इसको ध्यान से समझिए। पार्शियल प्रेशर के लिए पहले हम गैस समीकरण से दाब का सूत्र क्या लिख सकते हैं? ये जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT। तो इसके आधार पर हम
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों एन आर टी बाई वी। इस वी को उधर ट्रांसफर कर लिए, ये हो गया। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के पार्शियल प्रेशर के स्थान पर नंबर ऑफ मोल्स गैस के मोलों संख्या हो गया, आर गैस स्थिरांक हो गया, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप हो गया, वी पात्र का आयतन या गैस का आयतन। तो हम यहां लिख लेंगे इक्वेशन आर इक्वल टू के एन आर टी बाई वी का पावर हो जाएगा एन या आर इक्वल टू। अब बच्चों इस समीकरण पर ध्यान दीजिए, के अक्रिया का वेग स्थिरांक है, टी ताप है, आर गैस स्थिरांक है। यदि गैस की मोलों की संख्या भी कांस्टेंट हो तो आर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बाई वी पावर एन। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी पावर एन, ये लिख सकते हैं। और इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, R1 बाई R2 इक्वल टू, ये 1 बाई वी है बच्चों, तो यहां रखेंगे v का वैल्यू, तो v1 बाई v2, v2 ऊपर चला जाएगा, v2 बाई v1 का पावर n हो जाएगा। तो बच्चों ये सूत्र निकल गया, और इस सूत्र को हम लेक्चर नंबर 5 में केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में समझाए हैं, वहां देख सकते हैं, और यहां भी विस्तार से निकाल दिए। इसको जानते रहिए, इसके आधार पर निकाला गया है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो एक ऐसा सूत्र निकल गया जिससे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों प्रश्न हल हो जाएंगे। इसलिए इसको जरा नोट कर लीजिएगा, अच्छा ये सूत्र निकला है, अच्छा संबंध निकला है, इसी के आधार पर दोनों प्रश्न लगाएंगे। तो वैल्यू रखिए, आगे लिखेंगे इंप्लाइज दैट R1 का वैल्यू बच्चों देखिए R है, तो R बाई R2 का वैल्यू R बाई 2 है, इक्वल टू V2 का वैल्यू देखिए 2V है, 2V बाई V1 का वैल्यू V है, और पावर हो जाएगा n, ये n ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां जरा देखिए, R से R कट जाएगा 1, यहां भी 1 लिखेंगे, और V से V कैंसिल हो गया, यहां 1 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे। इंप्लाई दैट क्या हो गया, यहां देखिए 1 बाई 1 बाई 2, 1 बाई 1 बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 1, 2 बाई 1 मीन्स 2 इक्वल टू, और यहां जरा देखिए 2 यहां 2 ही बचेगा, 1 इकट्ठ करके 1 1 हो गया, यानी 2 1 जा 2, तो 2 पावर n हो गया, 2 बराबर 2 पावर n। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये 2 बराबर 2 पावर n आ गया, हम पूछे 2 का पावर कितना है, तो कहेंगे 2 का पावर 1 है। तो देखिए बेस बराबर है तो घातांक बराबर होंगे, इंप्लाइज दैट n बराबर 1, n बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। अतः क्रिया की कोट क्या है, लिखेंगे अतः अभिक्रिया की कोट, अक्रिया की कोट बराबर 1 है। बच्चों यही आंसर हो गया। देखिए ये अपने आप में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया था, और इसी तरह से अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 जरा देखिए इसमें क्या क्या दिया है। प्रश्नानुसार प्रारंभिक वेग तो वही रहने देंगे, और प्रारंभिक आयतन भी वही, अंतिम आयतन, और अक्रिया की कोट। अब जरा एक बार देख लीजिए, निम्न अक्रिया एक पद में संपन्न होती है, 2NO plus O2 gives 2NO2। अक्रिया पात्र का आयतन 1/3 कर देने पर, आयतन 1/3 कर दिया जा रहा है, तो बच्चों प्रारंभिक आयतन को V1 को हम V मान चुके हैं, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। प्रारंभिक आयतन V1 इक्वल टू V है, तो अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। ऐसा करने पर अपक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, अपक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक वेग R1 इक्वल टू R हम मान चुके हैं, अंतिम वेग R2 बराबर क्या, ये पूछा जा रहा है।
और अब क्रिया की कोड जरा देख लीजिए, दिया है कि नहीं दिया है, यहां से देखिए क्लियर हो रहा है। ये क्रिया चूंकि एक पद में संपन्न हो रही है बच्चों, एक पद में संपन्न हो रही है, इसलिए इस क्रिया की कोट अभिकारक के अणुओं के योगफल के बराबर होगा। यहां NO नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मोल, यानी यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और ऑक्सीजन का यहां 1 अणु है, तो 2 अणु और 1 अणु मिलकर के 3 अणु हो गए। तो क्रिया की कोट बराबर 2 + 1 = 3, ये हो गया। और ये भी जो प्रश्न है बच्चों, इसमें आयतन, देखिए इसमें क्या क्या आया है, आयतन का जिक्र हुआ है, क्रिया की दर या वेग का जिक्र हुआ, क्रिया की कोट का जिक्र हुआ है। अंतर यही है बच्चों, इसमें अब क्रिया का कोट दिया हुआ है और इस प्रश्न में क्रिया का कोट ज्ञात करना था। तो दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, फार्मूला वही लगेगा, बस केवल हम यहां चेंजिंग कर देंगे, केवल यहां मान में चेंजिंग करेंगे, बाकी सारी कहानी तो वही है। देखिए यहां तक तो वही बात रहेगी। अब इस सूत्र में मान रखिए और आंसर निकल जाएगा। देखिए R1/R2, R1 का वैल्यू, R1 तो R1 = R हम मान चुके हैं और R2 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट R1 की जगह पर R हो जाएगा /R2, R1 के स्थान पर R हो गया /R2 = V2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, V/3 by V1 = V है, यहां V रख देंगे, और पावर कितना हो जाएगा बच्चों, क्रिया की कोट N है, क्रिया की कोट 3 दिया हुआ है, यहां 3 लिख लेंगे। अब इसको जरा सरल कीजिए, R2 यहां तो कुछ कटेगा नहीं, यहां जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V/3, 3 नीचे आ जाएगा, V/3V, अब पावर हो जाएगा 3, V/3V का पावर 3 हो गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस V से इस V को काट देंगे, इसको काटेंगे 1, यहां भी 1, 3 1 जा 3 होगा, और यहां 1 है, = 1/3 का पावर हो जाएगा 3, इंप्लाइज दैट। अब जरा देखिए 1/3 का पावर 3 है, मतलब 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, 3 3 का 9 3 27, इसका मतलब हुआ R/R2 = हो जाएगा 1/27। अब बच्चों 3 का गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा ऐसे करेंगे, इंप्लाइज दैट R2 = हो गया 27R, यानी R2 अंतिम वेग या अंतिम दर कितना हो जाएगा, 27R। तो उत्तर क्या लिखेंगे, अतः अक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, अतः अक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर 27 गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी या 27 गुना बढ़ जाएगी, ऐसा लिख लीजिए, 27 गुना बढ़ जाएगी, यही आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि ये दोनों प्रश्न विस्तार से इसके सूत्र को समझाया गया है, और साथ ही साथ आप लोगों को कहा गया है कि लेक्चर नंबर 5 देख लीजिएगा, वह देख करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे आशा है कि आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न कितना समझ में आया, नहीं आया। और एक निवेदन है, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लीजिएगा, और यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।